हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ जैसा आपको पता है कि अभी हम प्रेजेंट टाइम में करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं फॉर सीडीएस एंड एनडीए, जो आपका अभी वन होने वाला है बेसिकली यहाँ पे 2026 का। तो इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स के करंट अफेयर, डिफेंस के करंट अफेयर्स, फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की जो आपकी एक रिपोर्ट थी वो करा दी है। ठीक है, फॉरेस्ट वाले आपका यहाँ पे जो सर्वे रिपोर्ट थी वो मैंने आपको यहाँ पे करवा दी है। और जितने भी आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे आई थी, उनमें इंडिया की क्या रैंक है, या फिर इंटरनल जो आपकी रिपोर्ट्स आती है नीति आयोग के द्वारा या फिर आपकी कुछ मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा, तो उनमें कौन सी स्टेट यहाँ पे टॉप पे थी, कौन सी आपकी वर्स्ट थी यहाँ पे, तो वो वाली भी हमने वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे करी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप यहाँ पे ये आप 3 प्लेलिस्ट देख पा रहे होगे। देखो, ये तो आपकी है करंट अफेयर्स की, ठीक है? तो ये ही सेम प्लेलिस्ट है बेसिकली, जहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जो भी आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर CDS 1 2026 और NDA 1 2026 के लिए, ठीक है? बाकी यहाँ पे ये जो आपकी बाकी जो ये दो हैं, ये हैं आपकी यहाँ पे PYQs की, जो आपका जीके का पोर्शन है बेसिकली। तो पहला वाला आपका है यहाँ पे CDS की PYQs, और ये वाली आपकी है CAPF की। सीडीएस वाले में हमने यहाँ पे 2019 से लेके 2025 तक के सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व करे हैं। अगर आपने अभी तक पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करे हैं तो ज़रूर देख लेना। और आपको पता होगा कि अगर आपने पेपर दिया होगा सीडीएस का कभी भी, तो पीवाईक्यूज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है? चाहे आप सीडीएस की बात करो या यूपीएससी का कोई भी पेपर दे रहे हो, तो पीवाईक्यूज़ आपको यहाँ पे ज़रूर लगाने चाहिए, ठीक है? और इसी तरीके से आपका यहाँ पे CAPF का है, जिसमें हमने यहाँ पे 2014 से 2023 तक के अभी मैंने आपको करवाए हैं। बाकी 2024 और 2025 आपका जब इस साल का जो CAPF है उससे पहले मैं यहाँ पे करवा दूंगा। पर अभी के लिए यहाँ पे अगर इतना आप देख सकते हो तो ज़रूर देख लेना, ठीक है? PYQs एटलीस्ट करके जाना, क्योंकि दोनों का सिलेबस यहाँ पे एकदम ही सेम है। और CDS में हमने यहाँ पे कुछ पोर्शन इंग्लिश के भी किए हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है? सारी वीडियोज़ आपको इन्हीं प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, और सीक्वेंस वाइज लग रखी हैं, तो आपको बार बार इधर उधर सर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? और बाकी अगर आप पहली बार आए हो यहाँ पे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनकी यहाँ पे हेल्प हो पाए, ठीक है? और ये सब आपको मिल जाएंगे यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में, जाओगे चैनल के तो वहाँ पे दिख जाएंगी, वरना जब आपको ये PDF मिलेगी तो ये जो इमेजेस लगी हुई है इन पे क्लिक करोगे तो भी आप सीधा प्लेलिस्ट पे पहुँच जाओगे, ठीक है? और PDFs के लिए ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो भी आपका टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है? फिर हम यहाँ पे शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आती है, आपको किस किस तरीके से दे सकता है क्वेश्चन, ठीक है? सबसे पहले आपसे ये पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन में से कि इनमें से कौन सा क्लाइमेट चेंज एंड ओजोन लेयर के रिलेटेड आपकी कन्वेंशन या फिर प्रोटोकॉल नहीं है। ऐसा करके आपको उनमें से एक दे देगा जो किसी दूसरे फील्ड से रिलेटेड होगी। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका ये बनता है। दूसरा ये बनता है कि डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि इन चारों ऑप्शन में से किस में ओजोन लेयर के रिलेटेड बात करी गई है, ठीक है? ऐसा बन सकता है। तीसरा आपका बन सकता है कि जहाँ पे आपको ना क्रोनोलॉजी में लगाना पड़ जाए, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ईयर भी पता होने चाहिए, ठीक है? और फिर कभी-कभी आपको प्लेस के हिसाब से भी दे सकता है, जहाँ पे मान लो आपसे पूछ लिया क्योटो प्रोटोकॉल और उसमें 3-4 स्टेटमेंट दे दी, फिर आपसे पूछा इनमें से कितनी यहाँ पे सही हैं या कौन-कौन सी सही हैं, तो ऐसे भी आपको दे सकता है। तो थोड़ा इसके बारे में आपको यहाँ पे आइडिया ज़रूर रहना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लाइमेट चेंज एंड ओजोन लेयर के रिलेटेड आपकी जितनी भी प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन है, वो सब आपको मैंने यहाँ पे लिखवा दिए। एक साथ ही सेम सेम टाइप के हम लोग प्रोटोकॉल्स और कन्वेंशन करेंगे, ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना फेस करनी पड़े, ठीक है? और एंड टाइम के रिवीजन के लिए आपके यहाँ पे एक ईजी बन जाएगा कि एक बार में आप सारे यहाँ पे नाम देखोगे तो आपको याद रहेगा कि अच्छा हाँ, ये वाली तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ही थी, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे मैंने जो एक ही फील्ड से रिलेटेड आपकी जितनी प्रोटोकॉल या कन्वेंशन है वो मैं आपको यहाँ पे एक बार में ही करा रहा हूँ, ठीक? सबसे पहले है आपके यहाँ पे वियना कन्वेंशन, जो कि आपका 1985 में हुआ है, और प्लेस बेसिकली वही है, वीना में हुआ था। ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है? जो यूरोप में पड़ता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे बात करेगी है प्रोटेक्टिंग दी ओजोन लेयर, ठीक है? तो यहाँ पे ओजोन लेयर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उसके ऊपर यहाँ पे बात करी गई है, ये मेन चीज़ आपकी यहाँ पे ये है। और दूसरी इंपॉर्टेंट है कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हर एक को ये चीज़ फॉलो ही करनी है, ये कन्वेंशन फॉलो ही करनी है, लीगली बाइंड नहीं है, ठीक? और ना ही यहाँ पे कहीं पे भी रिडक्शन की बात करी है कि हमें यहाँ पे CFCs कम प्रोड्यूस करने हैं ताकि हमारा ओजोन लेयर यहाँ पे मतलब सेफ रहे, ऐसी कोई चीज़ बात नहीं करी है। पर मेन चीज़ यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की ज़रूर बोली गई है, ठीक है? तो ये चीज़ आप यहाँ पे, ये तीनों पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रखना, फोकस इसका है ओजोन लेयर के रिलेटेड। फिर दूसरी है आपके पास यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, ठीक है? प्लेस आपका है मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। और फेज आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, अब यहाँ पे बात करी गई है उन सब्सटेंसेस की, ठीक है? जिससे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, तो अब उसकी रिलेटेड बात यहाँ पे करी गई है।
और ये आपकी लीगल बाइंडिंग है, ठीक है। ऊपर वाली लीगली बाइंड नहीं थी, मतलब यहाँ पे फॉलो करना नहीं करना वो कंट्रीज टू कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करेगा, पर ये वाला लीगली बाइंड है कि जिस जिस कंट्री ने यहाँ पे ये साइन करी है तो हर एक को यहाँ पे ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और ऊपर वाले में कहीं पे भी कोई भी सब्सटेंसेस की बात नहीं करी गई थी, तो वो वाली चीज़ आपकी यहाँ पे मॉन्ट्रियल वाले में करी गई है 1987 में, ठीक है। फिर अगला आपका है यहाँ पे UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। 1992 में साइन हुई है रियो में, जो कि आपका ब्राज़ील में है। तो देखो यहाँ पे प्लेस तो लिखी है, पर कंट्रीज़ भी साथ साथ में यहाँ पे याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपकी है यहाँ पे ऑस्ट्रिया, ठीक है। ये आपका है यहाँ पे कनाडा, ये आपका है यहाँ पे ब्राज़ील, ठीक। और यहाँ पे बेसिकली किसके रिलेटेड बात करिए, तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस के रिलेटेड यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो फोकस रखना है बेसिकली वो आपको रखना है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ऐसे करके। ऊपर वाला ओजोन लेयर, उसके नीचे वाला आपका यहाँ पे कि जिससे डिप्लीट होती है ओजोन लेयर, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जैसे CFCs हो गए, तो उनके रिलेटेड बात यहाँ पे करी गई है मॉन्ट्रियल में। फिर ग्रीन हाउस गैसेस के रिलेटेड बात आपकी यहाँ पे UNFCCC में यहाँ पे करी गई है, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ पे इन चीज़ों को आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पे याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपकी हो गई। फिर अगले वाले पे चलते हैं। तो देखो अगला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल है आपका यहाँ पे 1997 का। क्योटो आपका पड़ता है जापान में, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे याद रखना है, ठीक। और यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि जो आपका UNFCCC में बेसिकली यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस किया गया था, तो उसी को ही यहाँ पे ऑपरेशनलाइज्ड किया गया, ठीक है, इसके थ्रू। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। यहाँ पे भी बेसिकली इमिशंस कैसे कम करा जाए कंट्रीज़ के द्वारा, तो उसके ऊपर यहाँ पे बात करी गई थी। तो यहाँ पे इमिशंस को आप मेन फोकस यहाँ पे याद रखना है इससे रिलेटेड, ठीक है। फिर अगला आपके पास है यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट, 2015 में आपका यहाँ पे साइन हुआ है पेरिस में, ठीक है, जो कि आपको पता ही होगा यहाँ पे ये हो गई फ्रांस में, ठीक। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ बात करी गई है कि किस तरीके से लिमिट करा जाए यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग को, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन फोकस है वो ग्लोबल वार्मिंग का है कि कैसे उसको लिमिट किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जितने फोकस है ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना। सबसे पहले वाले का ओजोन लेयर, दूसरे वाले का जो डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब एक तरीके से जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके ऊपर बात करी गई। फिर तीसरे वाले में आपकी ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर यहाँ पे बात करी गई। फिर नेक्स्ट वाले में कि जो बातें ऊपर वाले में करी गई उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या ऑपरेशंस हमें यहाँ पे फॉलो करने हैं, उसके ऊपर यहाँ पे बात करी, और किस तरीके से एमिशंस को कट किया जाए, ठीक है, उसके रिलेटेड यहाँ पे बात करी गई थी क्योटो वाले में, ठीक। और फिर आपका पेरिस वाले में यहाँ पे बात करी है ग्लोबल वार्मिंग को किस तरीके से यहाँ पे लिमिट किया जाए, ठीक है। तो ये सारी आपकी चीज़ें हो गई। और इस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो NDCs का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, मतलब नेशनली आपका डिटरमाइन कॉन्ट्रीब्यूशंस बेसिकली यहाँ पे उससे रिलेटेड भी यहाँ पे बात करी गई है। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे NDCs के रिलेटेड भी आपकी यहाँ पे बात करी गई। ये भी जो पॉइंट है बेसिकली आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो NDCs होते हैं बेसिकली आप यहाँ पे याद रखना कि ये एक नॉन बाइंडिंग नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान्स होते हैं, ठीक है। मतलब आप जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जैसे जो भी आपकी कंट्रीज़ हैं, वो कुछ ना कुछ एक नेशनल क्लाइमेट प्लान बनाती हैं कि हमें यहाँ पे ये चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये वाला भी आपका एक एक्शन प्लान है जो कि नॉन बाइंडिंग नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये बस ऐसा आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगला आपके पास है यहाँ पे किगाली अमेंडमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, किगाली अमेंडमेंट आपका यहाँ पे दिखेगा। तो किगाली आपका हुआ है यहाँ पे 2016 में आपका हुआ है, तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। प्लेस आपका है यहाँ पे किगाली, जो कि आपका है रवांडा में, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है तो वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी बेसिकली आप, मतलब क्लीनेस्ट कंट्री आप बोल सकते हो, रवांडा को यहाँ पे बोला जाता है। और अफ्रीका में तो सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट यहाँ पे इसको बोला जाता है, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आप यहाँ पे ज़रूर याद रख सकते हो। और इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे तो बेसिकली ये आपका एक अमेंडमेंट है यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये आपका लीगली बाइंडिंग है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, लीगली बाइंडिंग है। तो ये पॉइंट आपका एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही सेम चीज़ लीगली बाइंडिंग इसलिए क्योंकि ये अमेंडमेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा कुछ पूछ ले आपसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अमेंडमेंट कौन सा वाला है, ऐसा करके आपको 4 ऑप्शन दे दे। तो उसमें आप याद रखना किगाली अमेंडमेंट है, जो कि आपका रवांडा में बेसिकली साइन हुआ है 2016 में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा जो आपको यहाँ पे याद रखना। और यहाँ पे बात करेगी है फेज आउट करने की HFCs को, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्या है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक।
तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और इसमें ही यहाँ पे देखो जितनी भी आपकी यहाँ पे मैंने प्रोटोकॉल्स बताई हैं, ये सब आपकी क्लाइमेट चेंज एंड ओजोन लेयर से रिलेटेड है। पर इसको आप क्लाइमेट चेंज मेन टॉपिक यहाँ पे रखना, ओजोन लेयर वाला आपका सबसे ऊपर वाला याद रखना। उसके नीचे फिर आया कि ओजोन लेयर किस किस वजह से डिप्लीट होती है, ऐसे कौन से सब्सटेंसेज हैं, उसके ऊपर फोकस किया गया है। थर्ड वाले में ग्रीन हाउस गैसेज के ऊपर फोकस किया गया है। फिर फोर्थ वाले में यहाँ पे जो ऊपर ग्रीन हाउस गैसेज वाला जो प्रोटोकॉल था UNFCCC, उसको किस तरीके से यहाँ पे ऑपरेशनलाइज करा जाएगा उसके ऊपर यहाँ पे बात करी गई, और किस तरीके से हम लोग एमिशंस को कट ऑफ करेंगे उसके ऊपर यहाँ पे बात करी गई। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट वाले में आपका आ जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग को किस तरीके से लिमिट करेंगे, और लास्ट वाला आपका था यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो भी हमने यहाँ पे चीज़ें देखी उसका अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और HFCs बेसिकली आपके हो गए यहाँ पे हाइड्रो फ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, तो यहाँ पे बात करी गई कि किस तरीके से हमें यहाँ पे फेज आउट करना है इनको। ठीक है, कैसे हम इनको कम करें, इसके ऊपर यहाँ पे बात करी गई। तो यहाँ पे मैं स्पेलिंग भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, हाइड्रो फ्लोरोकार्बन। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगला आपके पास आ जाता है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जितने भी आपके कन्वेंशन या फिर प्रोटोकॉल्स हुए हैं उनके ऊपर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है आपके पास यहाँ पे रामसर कन्वेंशन। ठीक है, और रामसर कन्वेंशन इस बार हो सकता है आ जाए। क्यों यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो ये प्लेस है रामसर, ठीक है, ये आपकी पड़ती है ईरान में। ठीक, तो ये ईरान में साइन हुआ है, और वैसे भी आपको पता है ईरान अभी न्यूज़ में भी है। ठीक, तो इसका डेट भी आपको याद रखना है, 1971 इसकी डेट है। और ये बेसिकली कन्वेंशन है जो आपका वेटलैंड्स वगैरह यहाँ पे देता है। ठीक है, जो आपकी यहाँ पे कैटेगरी बनी है एक तरीके से कि वेटलैंड्स आपके, तो ये वेटलैंड्स क्या होते हैं ये सब चीज़ें भी प्लीज़ यहाँ पे एक बार देख लेना ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, और इंडिया के पास कितनी रामसर साइट्स हैं ये भी टोटल आप यहाँ पे देख लेना, ये भी आपसे हो सकता है यहाँ पे ओवरऑल आपसे यहाँ पे पूछ ले। ठीक है, तो अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो टोटल आपकी यहाँ पे जो रामसर साइट्स हैं इंडिया में वो है यहाँ पे 98। ठीक है, तो लेटेस्ट कौन कौन सी बनी है, कौन से स्टेट से हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ज़रूर देख के जाना। ठीक है, फिर अगला आपके पास है यहाँ पे साइट्स। अब साइट्स का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे दे रखा है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये आपकी साइन हुई है 1973 में। ठीक है, और फौना और फ्लोरा मतलब हो गया यहाँ पे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, उसको बेसिकली साइंटिफिक नेम तो नहीं बोलेंगे पर उसको ऐसा बोला जाता है। ठीक है, फिर ये आपकी साइन हुई है वॉशिंगटन जो आपका है यूएसए में, तो ये भी आ सकता है क्योंकि यूएसए भी इसी वॉर की वजह से न्यूज़ में है। ठीक, फिर आपकी यहाँ पे ये क्या है, एक रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड बॉडी एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, या फिर आपका एक कन्वेंशन है जिसमें एक तरीके से यहाँ पे ना ट्रेडिंग को रेगुलेट किया जा रहा है कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे फॉलो हमें करने हैं अगर हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लेके जाते हैं तो। ठीक है, और उसमें आपका प्लांट भी आता है, उसमें ही आपके एनिमल्स भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे बेसिकली क्या बात करी गई कि अगर मान लो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का, ठीक है, जिसमें प्लांट्स भी आ सकते हैं और एनिमल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है जैसे हम चीता लेकर आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि चीता की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। ठीक है, तो इसी तरीके से मान लो कोई दूसरी कंट्री यहाँ पे कोई दूसरा एनिमल लेके जाती है। ठीक है, जैसे मान लो आपका जापान में अभी पांडास का यहाँ पे केस चल रहा था कि 99 ईयर्स के लीज पे चाइना ने जापान को पांडास दे रखे थे, पर अब वो यहाँ पे वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो ऐसी चीज़ें हैं ना इनकी वजह से ही बेसिकली आपके ऐसे कन्वेंशंस या प्रोटोकॉल्स आपके न्यूज़ में आएंगे। ठीक, और इसी वजह से आपसे यहाँ पे पूछे भी जाते हैं जो आपकी करंट अफेयर्स की जो भी आपका यहाँ पे न्यूज़ चल रही होगी उसके रिगार्डिंग, तो आपसे वो पूछेगा। तो यहाँ पे भी जो आपकी ट्रेडिंग है बेसिकली जब आप यहाँ पे दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही हैं तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हमें करने हैं वो यहाँ पे ये कन्वेंशन बताता है। ठीक है, तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर अगला आपका यहाँ पे जो कन्वेंशन या प्रोटोकॉल है वो है बेसिकली आपका यहाँ पे CMS, जिसका फुल फॉर्म है या तो इसको बोलते हैं यहाँ पे बोन कन्वेंशन। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो ये दोनों कन्वेंशंस के जो बेसिकली अलग अलग नाम है, यहाँ पे एक ही कन्वेंशन है पर दो अलग अलग नामों से यहाँ पे इसको बोला जाता है, बुलाया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना, 1979 में यहाँ पे ये साइन हुई है, और ये बॉन में बेसिकली आपकी साइन हुई है जो कि आपका पड़ता है कहाँ पे, ये आपका पड़ता है जर्मनी में। ठीक है, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये स्विट्ज़रलैंड में है, पर ये है आपका यहाँ पे जर्मनी में। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को भी यहाँ पे याद रखना। फिर यहाँ पे वही सेम चीज़ यहाँ पे वैसे तो उसके नाम में ही बता दिया, CMS वाला जब नाम है तो हो सकता है आपको ये वाला नाम ना दे के सिर्फ आपको बॉन कन्वेंशन दे दे। ठीक है, तब आपका यहाँ पे फाइंड आउट करना आपके लिए थोड़ा ज़्यादा हार्ड रहेगा। तो क्योंकि अगर CMS नाम दे देगा तो फिर आपके लिए ईजी हो गया कि यहाँ पे कन्वेंशन है माइग्रेटरी स्पीशीज़ से रिलेटेड, तो वही इसका फोकस है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे याद रखना। ठीक है, कि माइग्रेटरी जो आपकी यहाँ पे स्पीशीज़ होती हैं
उनके रिलेटेड यहाँ पे क्या हमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, तो वो सारी चीज़ आपको इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल या कन्वेंशन में देखने को मिलती है। फिर अगला आपके पास है यहाँ पे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे CBD। और ये है आपका यहाँ पे 1992 में, ठीक है, साइन हुआ है, रियो में आपका साइन हुआ है, जो आपका है ब्राज़ील में। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये देखो आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हो कि ये रेगुलेट करता है मूवमेंट को ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी की भी यहाँ पे बात हो रही है। तो हो सकता है आपको ऐसा वर्ड दे दे, कीवर्ड दे दे, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी टेक्नोलॉजी, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके यहाँ पे ये प्रोटोकॉल या फिर ये कन्वेंशन है। तो याद रखना बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और यहाँ पे क्या बात होती है, तो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पे बेसिकली बात होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। और जो आपके लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, मतलब यहाँ पे वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आप जो उनका डीएनए है ना, उसको आप क्या करते हो, अल्टर्ड करते हो, मतलब चेंज करने का यहाँ पे ट्राई करते हो। जब वहाँ पे एक तरीके से चेंज आपको देखने को मिलता है, तब फिर आप उसको बोलोगे कि वो एक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है। और लिविंग होते हैं तो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। तो ये चीज़ बस यहाँ पे याद रखना। और ये आप कर पाते हो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो इसलिए यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी का नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे आप डीएनए को अल्टर कर रहे हो, मतलब चेंजेस उसमें यहाँ पे लेके आ रहे हो। वो आपका प्लांट का भी डीएनए हो सकता है, एनिमल का भी डीएनए हो सकता है, या फिर आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी डीएनए हो सकता है, ठीक। फिर अगला आपके पास आ जाता है यहाँ पे कर्टागेना प्रोटोकॉल, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो प्रोटोकॉल है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। क्योंकि देखो वैसे तो आपका यहाँ पे ये प्रोटोकॉल एज सच अभी आया नहीं है, पर ये आप यहाँ पे याद रखना 2000s में बेसिकली आपका यहाँ पे साइन हुआ है। तो ये भी आपका यहाँ पे क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। फिर इसके अलावा आप यहाँ पे याद रखोगे तो ये आपका है कनाडा में ही साइन हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अच्छा एक सेकेंड रुको, देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ याद रखना, ये जो प्लेस है ये तो चलो आपकी हो गई यहाँ पे कोलंबिया में, ठीक है। तो ये तो आपको याद रखा जाएगा आपका कोलंबिया की वजह से। पर अगर आपसे बोलता है कि ये अडॉप्ट कब किया गया था, ठीक है, मतलब अडॉप्ट कहाँ पे हुआ था, तो अडॉप्ट बेसिकली यहाँ पे हुआ था ये मॉन्ट्रियल में, ठीक है, जो कि आपका है कनाडा में, ठीक। तो साइन आपका हुआ है कोलंबिया में, पर अडॉप्ट इसको यहाँ पे किया गया था आपका मॉन्ट्रियल में। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो इसका मेन फोकस है यहाँ पे बायो सेफ्टी से रिलेटेड। तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछ सकते हो। और फिर यहाँ पे भी वही आ जाता है, आपके लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड यहाँ पे भी बात करी गई है, ठीक। तो ये आपके लिए यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है कि अडॉप्ट आपका हुआ है मॉन्ट्रियल कनाडा में। नेमिंग जो है यहाँ पे ये दी गई है बेसिकली आपके कोलंबिया का जो यहाँ पे सिटी है उसके बेस पे, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी आपके लिविंग आपकी मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पे बात करी गई है, और बायो सेफ्टी के रिलेटेड यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। तो कीवर्ड यहाँ पे याद रखना, बायो सेफ्टी और LMOs। फिर अगला आपके पास है यहाँ पे नगोया प्रोटोकॉल, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो प्रोटोकॉल है ये आपका कब साइन हुआ है, तो ये आपका साइन हुआ है 2010 में। और ये जो सिटी है ये आपकी पड़ती है जापान में, ठीक है। और यहाँ पे आपसे बात करी जा रही है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग से रिलेटेड। जो भी आपके जेनेटिक रिसोर्सेज रहेंगे उनकी कैसे क्या शेयरिंग और क्या एक्सेस से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ों के ऊपर बात करी गई है, ठीक है। कि किस तरीके से, मतलब यहाँ पे क्या एक्सेस वगैरह आपको प्रोवाइड रहेगा, क्या बेनिफिट्स बेसिकली यहाँ पे रहेंगे शेयरिंग के, जेनेटिक रिसोर्सेज के। तो उससे रिलेटेड आपकी यहाँ पे ये प्रोटोकॉल है। तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है, और बस कीवर्ड यहाँ पे याद रखना, जेनेटिक रिसोर्सेज के शेयरिंग एंड एक्सेस के ऊपर यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। तो ये सारे आपके प्रोटोकॉल्स थे जो इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ में। फिर थर्ड आपका आ जाता है यहाँ पे हजार्डियस वेस्ट एंड पोल्यूटेंट्स के रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहली प्रोटोकॉल है आपके पास यहाँ पे बेसल कन्वेंशन। अब बेसल कन्वेंशन की अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो आपकी ये साइन कब हुई है, तो ये आपकी साइन हुई है यहाँ पे 1989 में। और ये आपका पड़ता है यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो एक तरीके से कन्वेंशन है, ये यहाँ पे रेगुलेट करने का काम करती है यहाँ पे हजार्डियस वेस्ट को, ठीक है। और या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे टॉक्सिक वेस्ट को, ठीक। तो यहाँ पे हजार्डियस वेस्ट या फिर टॉक्सिक वेस्ट को कंट्रोल करने का यहाँ पे बेसिकली काम करती है, रेगुलेट यहाँ पे करा जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर यहाँ पे बात करी गई है इन चीज़ों से रिलेटेड। फिर अगला आपके पास है यहाँ पे रोटरडैम कन्वेंशन, ठीक। अब रोटरडैम कन्वेंशन, देखो रोटरडैम आपने वैसे भी नाम भी सुना होगा, अगर आप थोड़ा बहुत भी मतलब ज्योग्राफी से रिलेट अगर आप करते हो
तो अगर आप देखोगे तो रोटरडैम जो आपका यहाँ पे कन्वेंशन है, ये आपका साइन कहाँ पे हुआ है? तो साइन आपका हुआ है ये रोटरडैम में ही, ठीक है? और ये आपका है यहाँ पे नीदरलैंड्स में। तो ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। 1998 में आपका साइन हुआ है, ठीक है? और ये आपका बेसिकली बात करता है कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना है केमिकल्स का और पेस्टिसाइड्स का, ठीक है? केमिकल्स में भी हजार्डियस केमिकल्स जो आपके फैलने जा मतलब फैल सकते हैं इजीली, तो किस तरीके से उनको हम लोग यहाँ पे स्टोर करके लेके जाएंगे एक कंट्री से दूसरे कंट्री, ट्रेडिंग हम बेसिकली करेंगे। तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे इन चीज़ों के, उसके ऊपर यहाँ पे रोटरडैम कन्वेंशन यहाँ पे बात करता है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, हो सकता है आपसे यहाँ पे पूछा जाए, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? और रोटरडैम जैसे मैं आपको यहाँ पे बोल रहा था, आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये यूरोप का लार्जेस्ट सी पोर्ट है, ठीक है? और आपने सुना होगा कि अगर आप बात करोगे सबसे बिजिएस्ट रूट का, तो आपका वो नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन वाला रूट सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट माना जाता है, और उसी में ही बेसिकली आपका ये रोटरडैम आपका यहाँ पे सी पोर्ट जो है ये आपका पड़ता है, ठीक है? तो ये आपका वन ऑफ द बिजिएस्ट सी पोर्ट है, इसको भी यहाँ पे याद रखना, ठीक है? और ये आपका बेसिकली जो रोटरडैम कन्वेंशन है, ये किसके ऊपर बात करता है कि किस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग करेंगे हजार्डियस केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स की, उसके रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं, ठीक? फिर अगला आपके पास आ जाता है यहाँ पे स्टॉकहोम कन्वेंशन। अब स्टॉकहोम कन्वेंशन आप देखोगे तो 2001 में बेसिकली आपका यहाँ पे साइन हुआ है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, ठीक है? इसके अलावा आपके यहाँ पे जो साइन हुआ है, ये कहाँ पे साइन हुआ है? तो ये स्टॉकहोम में ही साइन हुआ है, जो कि आपका है स्वीडन में, ठीक? तो ये कंट्री भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पे बात किसके रिलेटेड करी गई है? तो यहाँ पे बात करी है किस तरीके से हम लोग एलिमिनेट करेंगे यहाँ पे पीओपीज का। पीओपी मतलब है यहाँ पे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ठीक है? तो यहाँ पे पीओपीज को किस तरीके से हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, इसके ऊपर भी यहाँ पे बात करी गई है बेसिकली यहाँ पे। तो ये चीज़ याद रखना। और डर्टी डजन बेसिकली यहाँ पे एग्जाम्पल बस दे रखा है, पर ऊपर वाली जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो यही है कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के ऊपर यहाँ पे बात करी गई है, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे आपके पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और साथ ही साथ ये भी बोल सकते हो कि प्लांट्स वगैरह के लिए भी यहाँ पे ख़राब है, मतलब इन्वायरमेंट के लिए आपके यहाँ पे ख़राब है, ठीक है? तो उनको किस तरीके से यहाँ पे रोका जाए, उनका प्रोडक्शन किस तरीके से यहाँ पे कम करा जाए, इनके ऊपर यहाँ पे बेसिकली बात करी गई है, ठीक है? डिग्रेडेशन की यहाँ पे बात करी गई है इनके रिलेटेड, ठीक? फिर अगला आपके पास आ जाता है यहाँ पे मीनामाटा कन्वेंशन। 2013 का आपका ये कन्वेंशन है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये मीनामाटा जो आपको नाम दिख रहा है ना, ये बेसिकली आपकी एक बीमारी है, ठीक है? जो कि जिसके ऊपर बेसिकली आपका यहाँ पे नाम दे रखा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो ये साइन हुई है, ये तो साइन हुई है आपके यहाँ पे कुमामोटो में, जो कि आपका पड़ता है जापान में। पर जो इसका एक कन्वेंशन का नाम है, ये बेसिकली एक बीमारी के ऊपर रखा गया है जो कि मरकरी से होती है। और यहाँ पे इसी बीमारी के रिलेटेड यहाँ पे बात करी गई है कि क्यों मतलब किस तरीके से हम लोग यहाँ पे मरकरी का जो यूज़ है उसको कम किया जाए, ठीक है? क्योंकि वो ह्यूमन हेल्थ के लिए ख़राब होता है, ठीक है? उसकी वजह से ये आपको मीनामाटा बेसिकली एक जो बीमारी है मरकरी के वजह से ही होती है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती है, ठीक है? तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना, जो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सब आपका क्या है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके हज़ार्डियस वेस्ट एंड पोल्यूटेंट से रिलेटेड, ठीक? तो यहाँ पे आपका मरकरी जो भी इमिशंस वगैरह हो रहे हैं, जो भी रिलीज़ यहाँ पे हो रही है मरकरी, उसके उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए, उसको किस तरीके से कट ऑफ किया जाए, कम किया जाए, उसके ऊपर यहाँ पे बात करी गई। इसलिए यहाँ पे इसका नाम मीनामाटा से रखा गया, क्योंकि मरकरी से ही मीनामाटा होता है, ठीक है? मीनामाटा क्या है? एक डिजीज़ है, ठीक है? बीमारी है एक तरीके से। फिर अगला आपका आ जाता है यहाँ पे लैंड एंड वाटर से रिलेटेड आपके कन्वेंशंस। तो जिसमें सबसे पहला आपके पास है यहाँ पे यूएनसीसीडी, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है? 1994 में आपका यहाँ पे ये शुरू हुआ था, ठीक है? साइन हुआ है, मतलब प्लेस आपकी है यहाँ पे पेरिस, जो कि आपका है फ्रांस में, ठीक? और यहाँ पे वही सेम चीज़ यहाँ पे जो नाम में दिख रहा है कि कॉम्बैट कर रहे हैं यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन को किस तरीके से कम किया जाए, उसके ऊपर यहाँ पे ये काम करता है। और ज़्यादातर आप देखोगे तो मिडल ईस्ट साइड में ही आपके यहाँ पे इसके कॉन्फ्रेंसेज वगैरह होते हैं, क्योंकि वो रीज़न ज़्यादा आपका यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन से फैला हुआ है, ठीक है? मतलब ज़्यादा वहाँ पे डेजर्ट्स हैं, और इतना ईजिली वहाँ पे कुछ ग्रो भी नहीं हो सकता है। तो उन सब चीज़ों को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, ज़्यादा और ना फैले डेजर्ट, किस तरीके से उसको कम कर सकते हैं, उस सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बात करी जाती है। तो मिडल ईस्ट आपका हो गया, या फिर आप बोलो हमारे लिए तो वेस्ट एशिया हो गया, और फिर अफ्रीकन रीजन जो आपका सहारा डेजर्ट वगैरह है, ठीक है? तो वहाँ पे जितना भी आपका एरिया है वो पूरा इसी के थ्रू आपका यहाँ पे मतलब इसके अंदर ही यहाँ पे आता है, ठीक है? इन्हीं एरियाज़ के ऊपर यहाँ पे ज़्यादातर बात करी जाती है। फिर अगला आपको दे रखा है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, ठीक है? जिसको हम लोग यूएन क्लॉज के नाम से जानते हैं। तो ये आपका साइन हुआ है 1982 में, ये याद रखना।
और ये आपका साइन हुआ है यहाँ पे मॉन्टेगो बे में, जो कि आपका जमैका में पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे बेसिकली बात करी गई है कि क्या आपके टेरिटोरियल सी आपका रहेगा, क्या क्या आपका इकोनॉमिक जोन रहेगा, ठीक है, और क्या आपका यहाँ पे हाई सी जोन वगैरह यहाँ पे ये सब रहेंगे। तो इन सब से रिलेटेड बेसिकली आपके यहाँ पे बात करी गई है, और इसको यहाँ पे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दी ओशंस, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप यहाँ पे ज़रूर याद रख सकते हो। और यहाँ पे इन सब चीज़ों के ऊपर बात करी है कि अगर आपका जो कोस्ट लाइन है वहाँ से आप कितनी दूर तक ओशन में आपकी टेरिटरी मानी जाएगी, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे एक इकोनॉमिक जोन बेसिकली आपका हो जाता है, ठीक है। तो उसके ऊपर यहाँ पे सब बात करी गई है, तो इसको ज़रूर यहाँ पे याद रखना। उसको हम बेसिकली बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। जो आपको यहाँ पे EEZ दे रखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, जो आप यहाँ पे ज़रूर याद रख सकते हो। और ये अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली आपका रहता है अराउंड 200 से 370 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, नॉटिकल माइल्स। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखने के लिए इजी रहेगा, ठीक है। और ये आपका बेसिकली रहता है फ्रॉम कोस्ट, ठीक है। तो फ्रॉम कोस्ट आप यहाँ पे देखोगे, जैसे इंडिया की आपको पता है यहाँ पे जो कोस्ट लगती है, तो वहाँ से 200 से लेके 370 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वो इंडिया के कंट्रोल में रहेगा। और ये ऑब्वियस सी बात है, ऐसा रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे हमारी किसी देश के साथ लड़ाई होती है, ठीक है, तो अगर वो हमारी टेरिटरी में आता है तो हमें उसी टाइम पे इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी और हम अपने एक्शंस ले सकते हैं, ठीक है। वरना आपका क्या रहेगा, अगर मान लो आपकी सिर्फ कोस्ट लाइन ही आपका वो बॉर्डर माना जाता, तो आप दूसरे के शिप्स को एकदम कोस्ट तक आने से रोक नहीं सकते थे, ठीक है। एक तो आपका ये चीज़ है, दूसरा आपका ये है कि जितने भी, जैसे मान लो आपका पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, या फिर और भी ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जो सी के थ्रू हमें मिलती हैं, तो हम वो सारे एक्सकवेशन इसी एरिया में ही कर सकते हैं, इसके बाहर जाके हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे फिशिंग वाली भी जो चीज़ें हैं, तो वो भी फिशिंग हम लोग इन्हीं पर्टिकुलर एरिया में कर सकते हैं। अप टू 370 नॉटिकल माइल्स तक की फिशिंग अलाउड होती है। उसके अगर पार चले जाओगे तो हो सकता है किसी दूसरे कंट्री के नॉटिकल माइल्स में, मतलब उसके एरिया में पहुंच जाओ, या फिर आप पूरे ओशन में पहुंच जाओ, ठीक है। और ओशन में करना अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ज़रूर याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक। तो ये सारी आपके यहाँ पे टेरिटरीज थी, जो मतलब आपकी सॉरी प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशंस थे, जो हमने यहाँ पे सब डिस्कस कर लिए, चारों डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को यहाँ पे याद रखना। बाकी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। एंड मोमेंट के लिए अगर आपको PDF वगैरह चाहिए रिवीजन के लिए, तो वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है, डाउनलोड करके आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, कि यहाँ पे हेल्प हो पाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।